नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कहानी शुरू करने से पहले उसका जो है इंट्रो बता देते हैं कि 90 के दशक में एक फिल्म में एक क्रेज चला था कि जो विलेन होता है वो बहुत बड़ा रसूखदार होता है, उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, कई फैक्ट्रियों का मालिक होता है। इसके अलावा हत्या, लूट, डकैती ये उसके लिए आम बात होती है। उसकी एक लड़की होती है, वो लड़की एक मिडिल क्लास के लड़के से मोहब्बत करने लगती है और जब ये चीज़ उसके पिता को पता चलती है, यानी विलेन को पता चलती है, तो वो जो है वो उसको बुलवाता है और बुलाने के बाद जेब से एक चेक निकालता है और चेक पे फटाफट वो दस्तखत बनाता है और दस्तखत बनाने के बाद वो सामने वाले लड़के को, मिडिल क्लास के लड़के को दे देता है और वो कहता है कि तुम मेरी लड़की के जीवन से चले जाइए, इसमें जितने पैसे की जरूरत हो, ब्लैंक चेक है, दस्तखत बने हुए हैं, इसमें दस्तखत अपने बैग भर लेना है अमाउंट और पेमेंट करा लेना। अगर तुमने ये इसको फिर पीछा किया है, मुड़ के देखा, तो फिर धमकी भी देता है, हमसे कोई बुरा नहीं होगा। पर वो लड़का मानता नहीं है और जब मानता नहीं है तो जो उसके द्वारा उसको बहुत परेशान किया जाता है और परेशान ही नहीं किया जाता, उसके हाथ पैर भी तोड़ देता है वो। लेकिन इतना मार खाने के बाद वो जो लड़का है वो अपने प्यार को पाने में सफल हो जाता है। ये रहा स्टोरी की बात फिल्म की। और अब जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो ये कहानी इसके ठीक उलट है, लेकिन मामला पूरा यही है। रसूखदार परिवार है, लड़का भी मिडिल क्लास है, लेकिन यहाँ पर जो है एक मामला बनता है। एक अंग्रेजों ने शब्द दिया है, उस शब्द का नाम है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का जो मामला, ये मामला ऑनर किलिंग का हो जाता है और जो लड़का है वो बेचारा मारा भी जाता है। जो अब ये कहानी कहाँ की है और लड़का कौन था, ये सब जानने के लिए जो है आज आप हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी में लगातार बने रहिए और जो लोग इस पे नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें और उसको लाइक और कमेंट करें। तो जो लड़का की कहानी सुनाने से पहले उस रसूखदार पिता के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। तो जो है एक शुरुआत करते हैं 70 के दशक की। नोएडा सेक्टर के 18 में जो एक गांव लगता है, 18 का नोएडा सेक्टर में जो 18 है उसके पास एक गांव लगता है, उस गांव का नाम होता है शरफाबाद। शरफाबाद यहाँ के रहने वाले जो है धर्मपाल नाम का एक शख्स हुआ करते हैं। धर्मपाल जो है दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं। जो गांव में जो दूध दूते हैं गांव वाले ले जाते हैं और जो दूध थोड़ा बहुत बचता है तो दोस्तों वो साइकिल के द्वारा वो दिल्ली में बेचने जाया करते हैं। और जब ये काम चलता है, वक्त का पहिया घूमता है, हर एक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो जो है धर्मपाल के भी जीवन में चढ़ाव आना था। तो उनकी जो है एक मुलाकात किशनलाल नाम के एक शख्स से होती है। जो किशनलाल था वो शराब का बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा माफिया था। ये जो धर्मपाल हैं वो भी उनके टच में आते हैं और किशनलाल उन्हें जो शराब के जो गुण होते हैं, जो कलाएं होती हैं, वो सारा उनको सिखा देते हैं और सिखा देने के बाद तो वो जो धर्मपाल भी उसमें पारंगत हो जाते हैं और पारंगत होने के बाद फिर वो उसमें लिप्त हो जाते हैं और बहुत फिर पैसा वो कमाते हैं। और जब पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो दोस्तों उनका नाम धर्मपाल ने लेकर के उत्तर प्रदेश में माफिया चर्चित नेता, उसका नाम वहाँ से DP यादव पड़ता है। अब वहाँ धर्मपाल की जगह आज वो DP यादव हो जाते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा तो उनकी मुलाकात जो है अब एक किशनलाल, उनकी मुलाकात जो है दादरी में जो महेंद्र सिंह होते हैं वो उस वक़्त के विधायक हुआ करते थे और महेंद्र सिंह उनको जो है यानी DP यादव को कहते हैं कि तुम राजनीति ज्वाइन कर लो। अब वो है महेंद्र सिंह के कहने से DP यादव जो है राजनीति पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हैं। पहले वो जो है
महेंद्र सिंह उन्हें ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं और ब्लॉक प्रमुख जब वो बन जाते हैं तो उनका रसूख और बढ़ जाता है और लास्ट में जाकर के जो है वो विधायक बन जाते हैं। जब विधायक बन गए और अब गाड़ी घोड़ा भी तो अब बहुत था ही उनके पास, अब जो चलते चलते उस जमाने में मुलायम सिंह यादव ने जो है अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया होता है। मुलायम सिंह यादव को उस वक्त पैसे की जरूरत होती है, पार्टी बातों से नहीं चलती है, तो मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त उस जमाने में ये नहीं देखा कि ये शख्स बाहुबली है, गुंडा है, माफिया है, जो भी है बना रहे, उनको तो सिर्फ उसका समर्थन चाहिए था और उसका पैसा चाहिए था। डीपी यादव ना भी पर्याप्त था। एक जमाने में, उस जमाने में उत्तर प्रदेश में सबसे मतलब पैसे वाले राजनीतिक परिवारों में उसकी गिनती गिनी जाने लगी थी। मुलायम सिंह उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। दोस्तों, दोनों की मजबूरियां थी। मुलायम सिंह को पैसे की जरूरत थी और धर्मपाल सिंह डीपी यादव को जो है एक मंच की जरूरत थी। दोनों की यहाँ अवस्थाएं पूरी हो गई। डीपी यादव को एक मंच मिल गया और मुलायम सिंह यादव को जो है एक रईस आदमी, पैसे वाला आदमी मिल गया। अब क्या होता है, अब मुलायम सिंह यादव के पास जी हो गए तो जो अगला चुनाव विधानसभा का आया, मुलायम सिंह ने उन्हें बुलंदशहर से टिकट दी डीपी यादव को और वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर जो है बड़े आराम से चुनाव निकाल ले जाते हैं और वो विधायक बन जाते हैं। अब इसी बीच में जब ये विधायक बन जाते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगते हैं। इनके पीछे 9 हत्याएं, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, तमाम तरह के जो है इनके ऊपर बहुत मामले पुलिस ने के द्वारा जो है दर्ज कराए जाते हैं। और जो है उस वक्त टाडा भी चला था, गैंगस्टर चला था, इनके ऊपर जो है उसी में कार्रवाई भी होती इन्हीं धाराओं में। लेकिन इनका जो है रसूख धाराएं ये जरूर हुआ है, बहुत केस हुए हैं, दर्ज भी हुए हैं, लेकिन उनका रसूख किसी भी कीमत पर कम नहीं हुआ था। दोस्तों, 1998 में वो जो है निर्विरोध स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में पहुंच जाने में सफल हो जाते हैं। और अपनी दम पर वो जब सफल हो जाते हैं तो डीपी यादव की दुहाई फिरने लगती है। डीपी यादव ही पड़े रहते हैं। लेकिन उनके जीवन में, हरेक के जीवन में, उनके जीवन की बात नहीं करते, हरेक के जीवन में कभी न कभी टर्निंग पॉइंट आता है। 2002 में डीपी यादव के पर भी जो है यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया। और टर्निंग पॉइंट क्या आया कि दिल्ली में जो एक पार्टी हुआ करती है, एक लड़की की किसी की शादी होती है। उस शादी में डीपी यादव का पूरे परिवार का निमंत्रण होता है। उस निमंत्रण में डीपी यादव के घर से और डीपी यादव का बेटा विकास और चचेरा भाई विशाल और उनका जो एक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर का नाम होता है सुखदेव पहलवान। इन सुखदेव पहलवान 3 लोग जो उसमें शामिल होते हैं और उसी में एक नीतीश कटारा नाम का भी शख्स जो है शामिल होता है। मामला क्या है? मामला ये है, जब डीपी यादव की बेटी जिसका नाम भारती यादव होता है, भारती यादव गाजियाबाद में मैनेजमेंट स्कूल में जब पढ़ रही होती है, उसी में ये नीतीश कटारा भी अपना मैनेजमेंट में पढ़ रहा होता है। जब पढ़ने के दौरान उनमें दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है, प्यार हो जाता है, यहाँ तक है कि वो मेल मिलाप भी इनमें होने लगता है। और जब ये कोर्स पूरा कर चुके होते हैं तो जो लड़का है नीतीश कटारा, उसको नौकरी मिल जाती है और वो अपने नौकरी करने लगता है। लेकिन मेल मिलाप कम नहीं हुआ था। उस दौरान जो है चिट्ठियाँ और वगैरह होती थी, कार्ड वगैरह, चिट्ठियाँ वगैरह, उनका आदान प्रदान होता है। वो लड़का जो है नीतीश कटारा उन चिट्ठियों को, उनके लव लेटर बोलो, उनको वो है शेयर से संभाल के अपने डायरी में रखता जाता है। ये चीज़ जब इनको पता चलती है
विलेन वाली बात, हीरो वाली बात आ गई। यहाँ पर जब वो पता चलती है तो नीतीश कटारा को विकास यादव डराता है और धमकाता है और कहता है मेरी बहन के जीवन से निकल जाइए, नहीं तो अंजाम तुम्हें बहुत बुरा होगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो माना नहीं। वो दिन आ जाता है, 17 फरवरी वर्ष 2002 दिल्ली में फंक्शन होता है, एक शादी होती है, उसमें सब परिवार ये आए हुए होते हैं। उसमें नीतीश कटारा का भी निमंत्रण था, वो भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। वहां पर नीतीश कटारा को अपनी बहन के साथ देखते हुए विकास यादव जब देखता है तो बौखला जाता है। बौखलाने के बाद वो जो उसकी प्लानिंग तैयार करता है, अब उसको हटाने की चूक इतनी बड़ी दुश्मनी भी नहीं थी, जो दोस्त से पैसे वाली पार्टी थी उसमें वो आदमी को लगा देता है और नीतीश कटारा के साथ जो है दोस्ती बढ़ाते हैं। कुछ ड्रिंकिंग वगैरह का शौक भी होता है, वो भी चल जाता है। और ये वहां से रात के ठीक 12:30 बजे ये उसका वहां से अपहरण कर लेते हैं, जिसमें विकास यादव, उसका चचेरा भाई विशाल यादव और सुखदेव पहलवान होता है। ये तीनों लोग उसको अपनी टाटा सफारी गाड़ी में उसको बैठा लेते हैं और जहां ये प्रोग्राम चल रहा है उससे 80 किलोमीटर दूर खुर्जा में ले जा करके जो है उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या ही नहीं करते हैं, उसकी डेड बॉडी और उसकी कार में आग लगा देते हैं। तो अब जो है जब काफी देर हो जाती प्रोग्राम में, तो जो नीतीश कटारा के दोस्त होते हैं वो दोस्त जो है उनकी मां नीलम कटारा को फोन करते हैं और बताते हैं कि हाँ काफी देर से ये चला गया है लड़का नीतीश, इसका कोई अता पता नहीं है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो नीलम कटारा जो होती है वो इस भारती, चूंकि उसे मालूम थी मेरा बेटा लव अफेयर में है, तो वो भारती को फोन लगाती है। वो भारती फोन लगाती तो भारती कहती है कि आप जो है पुलिस में जाइए, मेरा भाई हो सकता है इसे पंजाब में लेकर के चला गया है, आप पुलिस से मदद लीजिएगा। वो पुलिस में जाती है, पुलिस वाले इतना उसका खौफ होता है, पुलिस वाले उसकी कोई सुनाई नहीं करते हैं, वो सुनाई ही नहीं करते हैं। लेकिन सवेरे जब वो डेड बॉडी बरामद होती है तब जाकर के इनके आँख कान खुलते हैं और आँख कान खुलने के बाद जो वो बताया जाता है उसी के आधार पर 3 लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं एफआईआर में। एफआईआर में दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो जेल भेज दी जाता है। ये नीतीश कटारा का ये हत्याकांड हुआ था और ये पूरी जो कहानी जो है वो नीतीश कटारा को लेकर के है। अब क्या हुआ, ये यानी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अब शुरू होती है। जब उसको जेल भेज दिया जाता है वर्ष 2002 में, वर्ष 2004 आते आते नीतीश यानी जो है जो वादी है मुकदमा में जो आरोपी है विकास और विकास, उनको 66 बार कोर्ट जमानत देता है। आप अंदाजा लगा सकते हो, एक महिला एक बहुत बड़े बाहुबली के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है, पैरवी कर रही है, जब उसकी वो जमानत खारिज कराती है 66 बार जमानत खारिज होती है और 66 बार उसको जमानत मिलती है। अब फिर लड़ाई चालू होती है, लड़ाई चलती है, इसका मुकदमा सुनाई होती है, यहाँ तक कि जज भी जो है मुकदमा सुनने से किनारा कर लेते हैं। जब उसकी सुनाई नहीं होती है तब वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन देता है कि उसका मुकदमा यूपी से जो है उठा करके दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिल्ली में दोस्तों सुनाई होती है और सुनाई होने के बाद इसमें जब ये मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था ये विशाल और विकास, तो वहाँ पर ये कलमबंद उसने बयान दिया था और वहाँ पर अपना जुर्म कबूला था। उत्तर प्रदेश को दिया गया, वहाँ पर भी उसने अपना जुर्म कबूला था। लेकिन जब कोर्ट में ये लोग जुर्म की बात आती है तो जो है ये लोग गवाही देने नहीं जाते हैं और गवाही भी देते हैं तो जो दोनों जगह की पुलिस जो है उनके हस्तक्षेप के मारे, उनके प्रभाव के मारे जो है गवाही भी नहीं देते हैं, लौट जाते हैं। अब मेन गवाही पड़ती है इसी भारती की। जब भारती को पता चलता रहे कि मुझे गवाही के लिए बुलाया जाएगा तो पढ़ने के नाम पर जो है वो जो है वर्ष 2002 में लंदन भेज दी जाती है। लंदन यहाँ से सम्मन जाते रहते हैं बराबर, वो सम्मन को
स्वीकार नहीं करती है, कभी दिखा देती है अनुपस्थित है, कभी घर पे नहीं है। इस तरह से ये चलता रहता है। कोर्ट भी कोई पागल नहीं होती। कोर्ट ने जो है अब इन्हें एक सख्त लेटर लिखा, सख्त हिदायत दी कि तुम्हारा पासपोर्ट वीजा जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप, ये लास्ट वार्निंग है, अगर आप नहीं आए तो जो है आपको जो है पासपोर्ट वीजा जब्त करके वहां की पुलिस गिरफ्तार करके आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब दोस्तों जा करके वो बयान देने आती है, और बयान देने के बाद वो सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरा केवल बॉयफ्रेंड था और कोई रिलेशनशिप अकेला कुछ नहीं थी। लेकिन जो लव लेटर होते हैं वो लव लेटर उसकी माँ पेश करती है, और पेश करने के बाद जो अदालत है उनको सजा देती है। सजा देने के बाद जेल भेज दिया जाता है। फिर आगे जा करके जो है, जो हाई कोर्ट है, ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं, और हाई कोर्ट में अपील क्या करते हैं, वो जो है हाई कोर्ट में भी इसकी सजा को बरकरार रखा जाता है। वर्ष 2000 में दिल्ली फास्ट ट्रैक फैसला करती है। उसके बाद जो है वो इन्हें जो फैसला करती है उसमें विकास और विशाल को है 30 साल की सजा देती है, यानी निचली अदालत 30 साल की सजा देती है। अब मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट भी मामला इस सजा को बरकरार रखता है। दोस्तों ये आते आते ये मामला 2014 में हाई कोर्ट गया था, और 15 में आकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनाई करता है, और सुनाई करने के बाद उसकी सजा जो 30 साल थी वो 5 साल कम कर देता है सुप्रीम कोर्ट, और उस सजा को जो है 25 साल में तब्दील कर देता है। उसी दरमियान में सन 2015 में डीपी यादव भी जो है एक हत्या के केस में आजीवन कारावास की उन्हें भी सजा हो जाती है। पिता बेटा दोनों जेल चले जाते हैं। लेकिन आगे चल के जो है हाई कोर्ट से डीपी यादव को जो है जमानत नहीं, डीपी यादव बरी हो जाते हैं। वो केस को साबित नहीं कर पाते हैं। अब सजा काटते काटते यानी वर्ष 2002 का ये मैटर है, 25 आ गई है। 23 साल विकास यादव का जेल हो चुकी है। 23 साल उसमें रहते रहते अब क्या होता है, इसी 23 साल के बीच में विकास यादव जो है पैरोल पे मांगता है कि साहब हमें पैरोल दे दी जाए, और पैरोल उसकी मंजूर हो जाती है। जब पैरोल मंजूर हो जाती है, अब आकर के पैरोल का जैसे ही समय समाप्त होता है तो पुनः पैरोल में इनका वकील यानी डीपी यादव का वकील फिर पैरवी करता है, और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि साहब हमारी शादी है, हमारी शादी के दिन 5-6 रह गए हैं, लिहाजा हमारा पैरोल बढ़ा दिया जाए। दोस्तों अपोजिट का वकील खड़ा होता है, अपोजिट का वकील भी खड़ा होता है, वो उसका मना करता है और कहता है कि ये शादी हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं सगाई हुई है साहब, शादी नहीं हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सुन लेता है। ये केस परसों की तारीख थी, परसों को सुप्रीम कोर्ट सुनाई करता है, और डीपी यादव के बेटा विशाल यादव की पैरोल की स्वीकृति मिल जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ एक जागरूकता फैलाना है। जागरूकता में जरा से क्रोध में जो विशाल और विकास ने किया उसकी सजा 23 साल तो वो बिता चुका है। आज 7 दिन के लिए वो है अदालत में गिड़गिड़ा रहा होता है, और कहाँ कितना रसूख वाला आदमी होता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।